A very good morning to everyone. So, we are now moving towards our next chapter, which is based on MySQL. So, in this chapter, we will be going through some of the clauses of MySQL. The first one will be the order by. ये सारे जितने भी टॉपिक्स अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं दीज ऑल टॉपिक्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड इन अवर 11th क्लास. So I don't think there is much to explain, but we will go through it in short and understand what all things are given to us in this chapter. All right. So let us see the introduction which they have given to us. We have worked with basic SQL commands in our previous class and used my database MySQL. This chapter will talk about SQL commands in detail. After this chapter, you shall be able to display groups of records, summary of records, डिस्प्ले सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ऑर्डर बाय क्लॉज से. ऑर्डर बाय हम हमारी प्रीवियस क्लास में देखा है इसको, एंड ईयर वी आर कवरिंग इट अगेन इन अ डिटेल मैनर. और यहाँ पर हम फिर से उसी टॉपिक को यहाँ पर कवर कर रहे हैं. थोड़ा सा रिकॉल इन्होंने किया हुआ है जो लास्ट ईयर हमने देखा था उसको. तो क्या देखा था लास्ट ईयर हमने कि हम जो भी कमांड लिखते हैं, अभी तक हमने जो देखी थी, अभी क्लास भी लगी थी तो हमने ये ऐसी कमांड रन करके देखी थी, है ना. अब इस कमांड में अगर नीचे हम ये लाइन और जोड़ दें, ठीक है, अगर इस कमांड में ये लाइन और जोड़ दें ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर जो डिस्प्ले हो रहा है डेटा वो दो ऑर्डर्स में डिस्प्ले हो सकता है. या तो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो सकता है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो सकता है. सो जिस भी ऑर्डर में आप डिस्प्ले करना चाहते हो आपके डेटा को, आप वहाँ पर लिख सकते हो और डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो. यहाँ पर ए एस सी और डी एस सी के बारे में बताया हुआ है कि शॉर्टकट में कि ए एस सी मतलब असेंडिंग, डी एस सी मतलब डिसेंडिंग. अब देखो यहाँ पर जैसे लिखा है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेटा. अब सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेटा, तो डेटा में से हमको डेटा नाम के टेबल में से सारे के सारे डेटा को शो करना है. एस्ट्रिक मतलब सारा डेटा. ऑर्डर बाय मार्क्स, अब ऑर्डर बाय मार्क्स कर दिया तो अब आपको जो ये पूरा का पूरा टेबल जो था, ये जो आपका पूरा का पूरा टेबल है, अब आपको दिखेगा आउटपुट में भी ये पूरा का पूरा टेबल ही आएगा, बट ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. क्योंकि यहाँ देख रहे हो यहाँ पे मार्क्स हैं 76, 71, 81, 32. तो यहाँ पर क्या है कि रैंडम ऑर्डर में है ये, मतलब रोल नंबर के ऑर्डर में मार्क्स आपके जमे हुए हैं. बट आप लोगों ने किसके अकॉर्डिंग बोल दिया कि मार्क्स किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब टेबल किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो इस मार्क्स के कॉलम के अकॉर्डिंग. तो जब हम ऐसा लिखते हैं ऑर्डर बाय मार्क्स, ना तो ए एस सी लिखते हैं ना तो डी ई एस सी लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डेटा ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है. ये हमको पता होना चाहिए. ठीक, तो आप देखो असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया है. तब सबसे छोटी वैल्यू और नीचे जाते जाते आप देखोगे कि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नीचे आई हुई हैं, है ना. तो ये देखो यहाँ पर रोल नंबर्स अब चेंज हो गए, क्योंकि अब वो इस रोल नंबर्स के ऑर्डर में नहीं है ना, अब वो मार्क्स के ऑर्डर में. तो यहाँ पर ये डेटा दूसरी तरह से हम इस तरीके से शो कर सकते हैं. सेम आउटपुट आता अगर हम ऐसा लिखते हैं ऑर्डर बाय मार्क्स की जगह ऑर्डर बाय मार्क्स ए एस सी, तो भी वही डेटा आता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ए एस सी ही रन होता है ना. तो हम लिखें ए एस सी या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑर्डरिंग विच इज़ सेट इन माई एस क्यू एल. ऑलराइट, हाँ ओके. अब ये ऑर्डरिंग हम मल्टीपल कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं. तो अब मल्टीपल कॉलम्स पे कैसे अप्लाई होगी, तो देखो जैसे कि वही टेबल है हमारा, तो यहाँ पर हमने अब इस बार ऑर्डरिंग लगाई सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेटा, मतलब डेटा टेबल का सारा डेटा देखना है. ऑर्डर बाय सेक्शन ए एस सी. अब सेक्शंस का ऑर्डर कैसा होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में. तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले देखो यहाँ पर कितने सेक्शंस दिख रहे हैं आप लोगों को. यहाँ पर हम देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं, ए बी और सी. डी तो नहीं है, नहीं है. तो ए बी सी सेक्शंस हैं. हमने यहाँ पर लगा दिया, जब हमने यहाँ पर क्लॉज लगाया है, नहीं ये वाला नहीं, जब हमने यहाँ पर क्लॉज लगाया है ऑर्डर बाय सेक्शन ए एस सी, तो कैसा डेटा अरेंज होना चाहिए, ए वाले सारे आने चाहिए साथ में, फिर बी वाला डेटा उसके नीचे आना चाहिए, फिर सी वाला डेटा उसके नीचे आना चाहिए. तो इस ऑर्डर में हमारा डेटा जनरेट होना चाहिए.
और कॉमा लगा के आपने एक और चीज लगा दी है, मार्क्स इज इक्वल्स टू डिसेंडिंग। अब मार्क्स इज इक्वल्स टू डिसेंडिंग जब आपने लगा दिया तो अब क्या होगा कि ए सेक्शन ए में सबसे ज्यादा, ठीक है, सेक्शन ए में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला सबसे ऊपर, और सेक्शन ए में सबसे कम मार्क्स लाने वाला उस नीचे 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 ऑर्डर में रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑर्डरिंग कर दी है। ऑर्डरिंग ऑर्डर बाय सेक्शन, सेक्शंस होंगे असेंडिंग ऑर्डर में और मार्क्स होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि ज़्यादा मार्क्स लाने वाला ऊपर, और सेक्शंस जिनके सेम है वो एक ही सेक्शन में इस तरीके से डेटा को हमने अरेंज कर लिया, मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई किया हुआ है। नाउ ऑर्डरिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर ऑर्डरिंग डेटा एक्सप्रेशन के बेसिस पर भी किया जा सकता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर हम ये जो आउटपुट रहता है, इनपुट हम इनपुट देते हैं, ये तो रहता ही है, सिलेक्ट रोल नंबर, नेम, ग्रेड, सेक्शन। अब यहाँ पर अगर हम जैसे मैंने बताया था ना अभी उस दिन फ्लफ़ी, और हमने ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया था हैज़, और कॉमा लगा के लिख दिया था स्पीशीज़, तो आउटपुट क्या आया था कि जो भी ओवेन हैज़ अ डॉग, तो ये हैज़ अ ऑटोमेटिक वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था। तो सिमिलरली ऐसा कुछ हमने यहाँ पर भी करने की कोशिश की है। कैसे? तो रोल नंबर, नेम, ग्रेड और सेक्शन फ्रॉम डेटा, तो हमने ये चारों चीज़ें यहाँ पर प्रिंट करी है कि रोल नंबर, नेम, ग्रेड और सेक्शन हमें दिखे। हमारे टेबल में देखो कितने कॉलम्स हैं, तो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, सेक्शन। तो हमने यहाँ पर मार्क्स वाले कॉलम को नहीं लिया है, यहाँ पे हमने लिया है रोल नंबर, नेम, ग्रेड, सेक्शन। मार्क्स वाले कॉलम को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हम मार्क्स वाले कॉलम में कुछ चेंजेस करके उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो क्या चेंजेस करके डिस्प्ले करना चाहते हैं? तो हम मार्क्स के टेबल में उसका 35% निकालना चाहते हैं। ठीक है, 0.35 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब ये 35% निकाला है। तो जितने भी मार्क्स आपने वहाँ पर डाले थे उन मार्क्स का आपने 35% निकाल कर उसको प्रिंट किया। तो यहाँ पर सीधा सा फंडा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मार्क्स इंटू 35, मार्क्स वाले कॉलम को अलग से प्रिंट कर रहे हैं पर अलग वे में, तो यहाँ पर मार्क्स इंटू 0.35 है ना। और उसके बाद वेयर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 70, जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा है सिर्फ उन्हीं के नाम यहाँ पर प्रिंट करने हैं। तो देखते हैं हम, ये रहा हमारा टेबल। इस टेबल में अगर हम देखें तो ये जो डेटा है, ये वाला इतना, सिर्फ इतना डेटा हम प्रिंट करना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है। जॉर्ज से, जॉर्ज, राबिया, एडम, रूहानी, सिमरन, तो ये डेटा हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो रूहानी, जॉर्ज, सिमरन, ये सारे, राबिया, एडम, सारे नाम यहाँ पर हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कि एक्सप्रेशन यहाँ पर दे दिया है, मार्क्स इंटू 0.35 जो कि एक एक्सप्रेशन है, और मार्क्स जिसके 70 से ज़्यादा है उनकी वैल्यूज़ ही हमने प्रिंट करी है। ऑर्डर बाय कर दिया सेक्शन। अब सेक्शन के ऑर्डर में जमाया है, मतलब सारे ए सेक्शन के पहले, बी सेक्शन के बाद में, सी सेक्शन के उसके नीचे, और मार्क्स को कर दिया डाउन, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि बड़े से डाउन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ए सेक्शन में बड़े से डाउन की तरफ, बी सेक्शन में बड़े से डाउन की तरफ, सी सेक्शन में बड़े से डाउन की तरफ। सी सेक्शन में ऑलरेडी एक ही एंट्री है इसलिए यहाँ पर वो एक ही एंट्री शो करेगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑर्डर्स पे भी क्या कह सकते हैं कि ऑर्डरिंग क्लॉज लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिख कर भी ये क्लॉज लगाया जा सकता है। अब ये जो कॉलम का नाम है, एक चीज़ और हम जानते हैं, यहाँ पर ये मार्क्स इंटू 0.35 आ रहा है। अगर हम मार्क्स इंटू 0.35 ना लिख कर कुछ और लिखना चाहते हैं तो हमको एक चीज़ पता है जिसको बोलते हैं एलियास। हम एलियासिंग कर देंगे जिससे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है मार्क्स इंटू 0.35, इसकी जगह कुछ और लिखा हुआ आ जाएगा। तो वो एलियासिंग कैसे करते हैं, तो ये यहाँ पर देखो, मार्क्स इंटू 0.35 और एज टर्म 1। तो एज टर्म 1 लिख देने से क्या होगा, उसकी एलियासिंग होगी। जैसे हम इंपोर्ट पांडाज एज पीडी करते हैं, जैसे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी किया हुआ है हमने, एज
टर्म वन लिख दिया, मतलब कि ऊपर जो हमारे कॉलम का नाम है यहाँ पर अब वो टर्म वन लिखा हुआ आने लगेगा। तो इस तरीके से एलियासिंग भी करना पॉसिबल है। आगे कुछ फंक्शंस देखते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। Till now, we have learned to work with functions that operate on individual rows in a table. Example, if you use round function, then it will round off values from each row of the table. है ना। अभी तक हमने जो फंक्शंस देखे, क्या होता है वो कि सारी की सारी रोज पर वो वर्क करते हैं। MySQL also supports and provides group functions और aggregate functions। क्या हो रहा था वहाँ पर, हमने अभी तक जितने फंक्शंस देखे वो सारे कॉलम सारे रोज पर अप्लाई होते थे, बट MySQL जो है कुछ ऐसे फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है जो सिंगल रो का आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है, और सिंगल रो का आउटपुट जनरेट करने वाले फंक्शंस को यहाँ पर बोला जाता है ग्रुप फंक्शंस या aggregate functions. Aggregate functions are those functions in MySQL those produce a single row as an output। ठीक है, वो वर्क करेगी मल्टीपल रोज पे बट आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड एज अ सिंगल रो। ये आपको पता होना चाहिए कि ये एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच अप्लाई some functions on all the rows but generates output और produces an output of a single row। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर इन्होंने कुछ फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि डिस्टिंक्ट और ऑल। ठीक, तो डिस्टिंक्ट और ऑल भी यहाँ पर सपोर्टेड है। जैसे कि ये हमारा टेबल है, इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप देख सकते हो ये एक हमारे पास टेबल है, इस टेबल का नाम है EMPL। ठीक है, इस EMPL नाम के टेबल में हम अगर यहाँ पर एक फंक्शन लगाएं, देखो पहला फंक्शन यहाँ पर बताया है AVG। AVG का मतलब है एवरेज। तो आपको अगर एवरेज निकालना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज निकालना है सेल का, ये लिखा हुआ है AVG ऑफ सेल। तो एवरेज ऑफ सेल, सेल कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जुड़ेंगी। ठीक, ये सारी वैल्यूज़ जुड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 से डिवाइड होंगी और जो भी आउटपुट आएगा वो क्या होगा, आपका एवरेज होगा, है ना। सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो सम ऑफ वैल्यूज़ तो सेल में जो वैल्यूज़ है वो लिख दी। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, वी हैव 14 नंबर ऑफ वैल्यूज़, सो इट वुड बी डिवाइडेड बाय 14 एंड देन वट एवर द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस दैट विल बी द एवरेज। तो यहाँ पर देखा, ये एक एवरेज जो है, ये AVG जो है, ये एक एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन कैसे है, मतलब इसने क्या किया, मल्टीपल रोज पे वर्क किया और मल्टीपल रोज पे वर्क करने के बाद एक सिंगल रो का आउटपुट जनरेट किया। तो इनको बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, जो कि मल्टीपल रोज पे तो वर्क करते हैं बट द आउटपुट दैट दे विल बी प्रोड्यूसिंग विल बी ऑफ अ सिंगल रो। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काउंट फंक्शन। सीधी सी बात, नाम से पता चल रहा है काउंट फंक्शन, इट विल काउंट द नंबर ऑफ रोज। चलो ठीक है, तो देखते हैं। सो दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम। अब कैसे, तो चलो देखो, यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, मतलब सारे के सारे रोज हमको काउंट करनी है। सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक और उसको दे दिया टोटल फ्रॉम EMPL। तो यहाँ पर ये काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट करेगा। एस्ट्रिक लगा दिया मतलब कि सारे के सारे कॉलम्स को। मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सेल भी लिख सकता था, सेल लिखता तो वो सेल नाम का जो हमारा कॉलम है उसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो काउंट करता। पर मैं तो चाह रहा हूँ कि मेरे पूरे टेबल की सारी रोज में कितने कॉलम्स है वो मुझे पता चले। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको एस्ट्रिक के ऊपर काउंट फंक्शन लगाना होगा। ठीक है, आगे काउंट नंबर ऑफ जॉब्स इन टेबल EMPL। अब देखो, ये जो आपका टेबल है यहाँ पर कितनी जॉब्स है, देखो क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, प्रेसिडेंट, एनालिस्ट, 1 2 3 4 5 तरीके की यूनिक जॉब्स है। बची हुई आपको जितनी भी जॉब्स दिख रही हैं अब वो सारी की सारी रिपीट हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको जो नंबर ऑफ जॉब्स काउंट करना है, तो जॉब्स का नंबर काउंट करने के लिए रिपीट तो नहीं करना हमको जॉब्स को। तो जब हमको जॉब्स को रिपीट नहीं करना होता और आउटपुट लेना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट, अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ जॉब्स, तो नंबर ऑफ जॉब्स तो कितनी है, 14 है। पर आप बोलो कि डिस्टिंक्ट जॉब्स मतलब कि कितनी टोटल नंबर ऑफ यूनिक जॉब्स है, तो वहाँ पर आप लोगों ने जैसे काउंट जॉब लिखा था
यहाँ पर आप लिख दोगे काउंट डिस्टिंक्ट जॉब. Only writing distinct along with the job in the keyword of count, you will get the output as 5. यहाँ पर 15 प्रिंट हुआ है, वो 15 है ही नहीं किसी भी हालत में, वो है 5. ठीक है, ये यहाँ पर 1 गलत प्रिंट हो गया है, 5 इज़ द राइट आंसर, नॉट 15. ठीक है, 5 ही यूनिक जॉब्स है. ठीक, एक और फंक्शन है मैक्स फंक्शन, नाम से पता चल रहा है वो किसी भी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करता होगा. जैसे कि आपने लगा दिया सिलेक्ट मैक्स सेल, तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम सैलरी जो है वो प्रिंट हो जाएगी. मिन डेफिनेटली उसका अपोजिट होगा मिनिमम वैल्यू प्रिंट करने के लिए. तो मिनिमम ऑफ सेल अगर हम फंक्शन लगाएंगे तो ये यहाँ पर हमको मिनिमम सैलरी प्रोड्यूस करके दे देगा. ये डेट्स फंक्शन पे भी काम करता है, तो यहाँ पर इन्होंने लगा कर बताया हुआ है. तो डेट्स फंक्शन में भी यहाँ पर वो उसको मिनिमम ऑर्डर में जमा रहा है. सम क्या करेगा, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम्स की सारी वैल्यूज़ को आपको जोड़ना है तो आप सम फंक्शन लगा सकते हो. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं. अब देखो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बोला, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. टू कैलकुलेट द टोटल ग्रॉस फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ ग्रेड E2 द कमांड इज़, जो हमारा ये टेबल है इसमें जो E2 के एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, चलो जो भी उनका टेबल होगा, तो उस टेबल में इन्होंने बोला है कि जो E2 के एम्प्लॉयज़ हैं जिनका ग्रेड E2 आया है, उन सब का सम हमको कैलकुलेट करना है. तो सम कहाँ पे होगा, तो ग्रॉस नाम के कॉलम में होगा. तो ग्रॉस वाले कॉलम का सम निकाला जिनका ग्रेड E2 के बराबर हो, तो इस तरीके से सम कैलकुलेट हो जाएगा. अगला, टू डिस्प्ले द एवरेज ग्रॉस ऑफ एम्प्लॉयज़ विद ग्रेड्स E1 और E2. अब जिनका ग्रेड E1 और E2 है उनका हमको एवरेज ग्रॉस निकालना है. तो सिंपल सिलेक्ट एवरेज ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू E1 और ग्रेड इज इक्वल्स टू E2. इसको ब्रैकेट में लिख दोगे तो ज़्यादा इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा वेयर क्लॉज के अंदर वाला डेटा. अगला, टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एम्प्लॉय टेबल, तो सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय. टू काउंट द नंबर ऑफ सिटीज़ इन डिफरेंट मेंबर्स बिलोंग टू, यू यूज़ द फॉलोइंग कमांड, है ना. अब कितने अलग अलग सिटीज़ को अलग अलग एम्प्लॉयज़ बिलोंग करते हैं, तो जितनी यूनिक सिटीज़ होंगी उतनों को ही बिलोंग करते होंगे. तो यहाँ पर आपको क्या कोड लगाना पड़ेगा, सिलेक्ट काउंट फंक्शन और डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम मेंबर्स. तो इस तरीके से हम डिस्टिंक्ट सिटीज़ को भी काउंट कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शन, हाँ ठीक है. टाइप्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शन में कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के एसक्यूएल फंक्शंस होते हैं, तो एक होते हैं सिंगल रो फंक्शंस, एक होते हैं मल्टीपल रो फंक्शन. सिंगल रो फंक्शंस क्या करते होंगे, एक समय पर सिंगल रो पे ही वर्क कर पाते हैं, है ना. सिंगल रो फंक्शन हमेशा सिंगल रो का आउटपुट जनरेट करता है. मल्टीपल रोज फंक्शन क्या होते हैं कि जो मल्टीपल रोज पे वर्क करते हैं और हमारा सिंगल रो का आउटपुट जनरेट करके देते हैं. और सिंगल रो क्या कर रहे थे, सिंगल रो पे ही वर्क कर रहे थे वो. और मल्टीपल रो फंक्शंस क्या है, वो मल्टीपल रोज पे वर्क कर रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाँ, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इज द नंबर ऑफ रोज दे एक्ट अपॉन. सिंगल रो और मल्टीपल रोज के बीच में डिफरेंस बताया. अ सिंगल रो फंक्शन वर्क्स विद द डेटा ऑफ अ सिंगल रो एट अ टाइम एंड रिटर्न्स सिंगल रिजल्ट फॉर ईच रो क्वेरीड. A multiple row function works with a groups of columns and returns a single output. तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए, मल्टीपल रोज पे वर्क करता है इसलिए उसको मल्टीपल रो फंक्शन बोलते हैं, वो सिंगल रो पे वर्क करता है इसलिए उसको सिंगल रो फंक्शन बोलते हैं. आगे बढ़ते हैं. अगला है ग्रुप बाय क्लॉज. ग्रुप बाय कर देंगे तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन देखो, द ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइंस ऑल दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज़ इन अ पर्टिकुलर फील्ड और अ ग्रुप ऑफ फील्ड्स. जब कभी हम ग्रुप बाय कर देते हैं तो जो भी ग्रुपिंग, जिस तरीके से ग्रुपिंग हो सकती होगी उस तरीके से माइस्क्यूएल क्या करता है, सेम कैरेक्टर सेम कैटेगरी वाले जितने भी आपके वैल्यूज़ होते हैं उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में स्टोर कर देता है. ये ग्रुपिंग का रिजल्ट होता है. दिस ग्रुपिंग रिजल्ट्स इनटू वन समरी रिकॉर्ड पर ग्रुप इफ ग्रुप फंक्शंस आर यूज्ड विद इट, है ना. तो यहाँ पर समरी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम. अब बड़ा सा टेबल हो तो देखते हैं कैसे परफॉर्म होगा उस पर. तो देखो इतना तो हमको आता है, सिलेक्ट जॉब और काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL. अब यहाँ पर एक नई चीज़ जोड़ दी, ग्रुप बाय जॉब. तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं सिलेक्ट जॉब और काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय,
तो सारे के सारे वैल्यूज़ हमको प्रिंट होकर मिल जाते। बट यहाँ पर हमने लगा दिया ऑर्डर बाय जॉब। जैसे ही हमने ऑर्डर बाय जॉब लगाया तो जॉब कितनी हमारे पास है, 1 2 3 4 5। उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर काउंट एस्ट्रिक का इस्तेमाल करने से उसने यहाँ पर काउंट करके बता दिया कि कितने नंबर ऑफ एनालिस्ट हैं और कितने नंबर ऑफ आपके पास मैनेजर हैं और कितने सेल्समैन हैं। तो इस तरीके से ये वर्किंग होती है। आगे देखते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज ही लगाना बताया हुआ है इन्होंने कि ग्रुप बाय क्लॉज कैसे लगाया है। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट और सम फ्रॉम एम्प्लॉय, सिर्फ इतना होता तो हो जाता, एक नई लाइन जुड़ गई। ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में क्या लगा दिया है, DEPTNO। तो अब डिपार्टमेंट नंबर के आधार पर ये ग्रुपिंग हो गई है। तो यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट नंबर 10, तो 10 में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 है, उनकी सैलरी का सम है इतना। सिमिलरली ये अलग अलग आपके जो कॉलम्स है उनके बारे में यहाँ पर वो टोटल निकाला हुआ है। इवन नेस्टेड ग्रुप्स भी होते हैं। अब नेस्टेड ग्रुप्स मतलब ग्रुप इनसाइड ए ग्रुप। तो यहाँ पर जो होता है उसको नेस्टेड ग्रुप बोला जाता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका यहाँ पर हम। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपली इन्होंने बस बताया हुआ है कि नेस्टेड भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स कुछ और दिए हुए हैं, ये कुछ नेस्टेड से रिलेटेड नहीं है, सिंपल एग्जांपल्स हैं जो हम देख रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया है। कोई ऐसे अलग कुछ एग्जांपल्स नेस्टेड वाले यहाँ पर इन्होंने नहीं देकर बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं कि कैसे आप ग्रुप बाय क्लॉज और यूज़ कर सकते हो इन सब चीज़ों को। हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास लगेगी हम उसमें यही सारी चीज़ों पर वर्क करने वाले हैं। जो भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं उनको एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे, और ये जो भी सारे के सारे ग्रुप बाय ऑर्डर बाय ये सारे क्लॉजेस हैं उनको भी एक बार हम देखेंगे। अब प्लेसिंग कंडीशंस ऑन ग्रुप्स। अब ग्रुप्स पे कंडीशन प्लेस करने के लिए यहाँ पर क्लॉज होता है जो कि होता है हैविंग क्लॉज। ठीक है, जैसे कि आपने कहीं ग्रुप बाय यूज़ किया है तो जो ग्रुप बाय क्लॉज है उसके साथ वेयर नहीं काम करता, ग्रुप बाय के साथ काम करता है हैविंग क्लॉज। तो आप जब कभी ग्रुप बाय क्लॉज लगा रहे हो और आपको लगता है कि कोई कंडीशन आपको देनी है, ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज लगा रहे हो और आपको कोई कंडीशन देनी है, तो उस समय पर आपको हैविंग फंक्शन या हैविंग क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने यूज़ करके बताया हुआ है, तो देखो सिलेक्ट AVG ग्रॉस सम ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एवरेज निकालना है ग्रॉस का और सम निकालना है ग्रॉस का, कहाँ से, एम्प्लॉय से। अब आप लिख देते ग्रुप बाय ग्रेड, तो क्या होता, ए ग्रेड के ग्रॉस एवरेज, एवरेज और सम दोनों निकल आते, बी के निकल आते, सी के निकल आते। पर यहाँ पर आपको क्लियर बोल दिया है कि हमको ABCDEFGH सब ग्रुप का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ E4 का चाहिए। तो आपको वहाँ पर कंडीशन देनी पड़ेगी कि हमको कौन से ग्रुप का चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग वेयर क्लॉज नहीं यूज़ करोगे, यहाँ पे आप लोग हैविंग क्लॉज यूज़ करोगे।
तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइंस विथ हैविंग क्लॉज एंड नॉट विद द वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज यहाँ पर यूज़ होता ही नहीं है ग्रुप बाय के अंदर। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, देखो आपको बोला है सिलेक्ट जॉब और काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय जॉब। आपको जॉब के आधार पर यहाँ पर जॉब और काउंट करना है कि कितने हैं EMPL में आपकी जॉब्स और कितना उनका काउंट आ रहा है वो। और पर एक कंडीशन दे दी, हैविंग काउंट एस्ट्रिक लेस देन 3। तो जिनकी काउंट 3 से कम है ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं, तो ऐसी दो ही जॉब्स हैं, एनालिस्ट और प्रेसिडेंट। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर खाली है और कैसे हम उसको देखेंगे। तो हैविंग क्लॉज जो है वो ग्रुप बाय के साथ ही इस्तेमाल होता है, तो ये चीज़ हमको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनमें हैविंग क्लॉज लगाया हुआ है। एक और है नॉन ग्रुप एक्सप्रेशंस विथ ग्रुप बाय। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखते हैं। एज मेंशन्ड बिफोर, इफ यू इंक्लूड अ नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन इन द सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ अ क्वेरी विद group by MySQL will not produce any error. Rather, it will pick value of the specified non-group field from the first row of the group. But we do not recommend this practice because it will produce ambiguous results. For instance, consider the following query: select ename and sum of salary from EMPL group by DEPT. अब ग्रुप बाय DEPT किया तो ई नेम और सम निकाला है, तो ई नेम और सम ऑफ द सैलरी यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया और DEPT के आधार पर ग्रुपिंग की है। पर यहाँ पर थोड़ा सा जब हम इस डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर देखो नीचे इन्होंने लिखकर भी बताया कि ये थोड़ा कुछ गलत मैसेज कन्वे कर रहा है कि आमिर की सैलरी, स्मिथ की सैलरी और आन्या की सैलरी इतनी इतनी है, पर वो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर इनका सम बता रहा है कि यहाँ पर उस ग्रुप का सम कितना है, पर ऐसा दिख रहा है कि ये इनकी सैलरी है। तो कभी कभी ऐसे ऑड रिजल्ट्स भी जनरेट हो जाते हैं। तो नॉन ग्रुप जहाँ पर ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ पर अगर आप ग्रुपिंग करने की कोशिश करोगे तो बहुत एम्बिगुअस, मतलब कि रिपीटिंग या बहुत उल्टे सीधे अनक्लियर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि क्लियर नहीं होंगे, जिनका आउटपुट प्रॉपर नहीं समझ में आएगा। तो इनका कहना ऐसे ही है कि नॉन ग्रुप एक्सप्रेशंस पर ग्रुपिंग ना लगाएं। नॉन ग्रुप एक्सप्रेशंस पे ग्रुपिंग लगाएंगे तो वो वहाँ पर एम्बिगुअस या अनक्लियर रिजल्ट्स जनरेट करेगा जो कि हमारे लिए किसी भी हाल में बेनिफिशियल नहीं होने वाले हैं। Okay, so I think this was it for today's class. This chapter has already been ended now. So in the next class we will be moving towards our next chapter. और इनके जो भी यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। ये जो सॉल्व्ड और यहाँ पर अनसॉल्व भी यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं, तो इनको भी हम लोग देखेंगे कि ये क्या है और कैसे ये आउटपुट्स जनरेट करेंगे। अभी थ्योरेटिकली हमने पूरा टॉपिक देख लिया है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑफ अवर चैप्टर एंड वी विल ट्राई टू फिनिश इट इन एन आवर क्लास। 1 घंटे की एक क्लास मैं ले लूँगा और उसमें उसको बनाकर वीडियो बनाकर हुआ तो, और अगर क्लास लगी तो फिर क्लास के फॉर्म में। तो जैसा भी होगा उस तरीके से हम जो हमारा लास्ट बचा हुआ चैप्टर है उसको फिनिश अप कर देंगे। और आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स अवर आर्ट इंटीग्रेशन। एक जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, सारे सब्जेक्ट्स का बनाना है वो तो, और फिर जो प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल हमारी हैं वो है ना। आर्ट इंटीग्रेशन वो जो सब्जेक्ट अरेंजमेंट का पार्ट है जो मैंने आपको बताया था, और जो है प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल वो तो हमारी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, तो वो तो करना ही करना है साथ में। ठीक है, सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये जो क्लास थी ये पूरा टॉपिक जो था वो हमारा ऑलरेडी देखा हुआ है 11th का। एक रिवीजन टूर ही था ये, बट फिर भी एक बार आप लोग इनको देखना, और अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।